गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा था हांजो आया था जेड प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। और जैसे ही लोगों ने सुना था कि वो नाइन्थ लेवल क्यूआर रिफायरमेंट रेलम में है, वो शॉक हो गए थे। और वो यहाँ पे बोल रहे होते कि ज़रा वेट करो, हम जाके सेक्ट में किसी को नोटिफाई करते हैं और वो आके तुमसे बात करेंगे कि तुम यहाँ पे क्वालिफाई हो कि नहीं। सडनली पीछे से कोई बंदा बोलने था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बाहर ही जा रहा था। जैसा कि मैंने सुना तुम यहाँ पे जॉइन करना चाहते हो सेक्ट में और तुम्हारी नाइन्थ लेवल की क्यूआर रिफायरमेंट रिलम में हो। चलो ठीक है। और उसके पास आगे बढ़ता है और अपने बारे में बोलने लगता है कि वो यहाँ का आउटर सेक्ट का वार्डन है, जियो प्योर सेक्ट का। और यांग लव है उसका नाम। और यहाँ पे ब्रदर को बोलने लगता है कि चलो तुम अपनी पावर को दिखाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए फील्डिस कल्टीवेटर यहाँ पे हमारे सेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है उसका डेमोन्स्ट्रेट मेरे सामने करो। हांजो भी राजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ही दे रहा होता है। जैसे कि उसने एक ही पैरेलल फिंगर डिवाइन सोल को सीखा था अपने सिस्टम से, उसी को यूज करता है और यूज करके सामने के जो पहाड़ होता है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। इसका अटैक इतना खतरनाक था कि ये जो तीनों थे यहाँ पे देख के शॉक हो गए थे। क्या ये बंदा सच में नाइन्थ लेवल की हुआ रिफायरमेंट रेलम में? इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही है। यहाँ पे वो वार्डन सोच रहा होता है कि ये तो सो टेक्निक नहीं था, लेकिन ये मैजिक मैजिक स्पेल था और इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फेल्टिस कल्टीवेटर जैसी कोई भी इनप्योरिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है। और इसे देख के मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसे बोलने लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें आउटर सेट को ले जाता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हान जे भी ओके बोल देता है। और वार्डन बोलने लगता है कि आज से तुम आउटर सेक्ट के डिसिप्लिन और जेड प्योर सेक्ट के, मतलब इसके पास इतनी तो अथॉरिटी है। यहाँ पे हांजे बोलता है कि थैंक यू ब्रदर, तो मैं आपको परेशान करूँगा कि मुझे थोड़ा अंदर लेके जाइए। फिर पूछने लगता है कि मुझे बताइएगा आउटर सेट के डिसिप्लिन कितने हैं और कंडीशन क्या है इनर सेट में जाने के लिए। और जो वार्डन होता है यहाँ पे उन्हें बताने लगता है कि यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा डिसिप्लिन है। और यहाँ पे जैसे तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में पहुँच जाओगे तो तुम इनर सेक्ट में जा सकते हो। वैसे भी यहाँ पे चैलेंजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे 3 साल में एक बार कॉन्टेस्ट होता है। जो बंदे 3 बंदे यहाँ पे जीतते हैं उनको 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिश व्हील दिया जाती है, मतलब सबको एक एक। इसी वजह से जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और नाइन्थ लेवल पर क्यूआर रिफायरमेंट में जो होता है वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाता है फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में। काफ़ी सारे बंदे बाहर भी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। हांजे पूछता है कि क्या इनर सेक्ट में भी काफ़ी सारे डिसिप्लिन है। ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनर सेक्ट जो है वो एक स्मॉल स्मॉल अलग ही जगह पे है, इसी वजह से उसको पता नहीं होता। और बोलने लगता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हांजे बोलता है कि जेड प्योर सेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और यहाँ पे वो वार्डन भी बोलता है कि हाँ, क्योंकि जेड प्योर सेक्ट को यहाँ के बहुत सारे प्रेस्टिजियस कल्टीवेटर ने बनाया था। हांजो बोलने लगता है कि क्या जेड प्योर सेक्ट में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे लाइटनिंग और फायर स्पिरिचुअल क्यूआई को हम कल्टीवेट कर सके। इसकी बात सुन के ये बोलने लगता है कि ऐसा आउटर सेक्ट में तो कुछ नहीं है, लेकिन इनर सेक्ट में है। और बोलने लगता है कि मन में मुझे ये मत बताओ कि इस पर्सन के पास थंडर स्पिरिचुअल रूट है। और बताने लगता है कि अगर तुम्हारे पास थंडर स्पिरिचुअल रूट होगा तो तुम यहाँ पे, मैं एल्डर से थोड़ा बात करके तुम्हें इनर सेक्ट में डायरेक्ट ही ले जाऊँगा, क्योंकि थंडर रूट जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये हम उन्हें नेचुअर करते हैं। यहाँ पे हांजे बोलता है कि अच्छा, जिसके पास थंडर रूट होगा आप उसे अच्छे से मतलब स्पेशलाइज करेंगे। और ऐसे पूछने के बाद ये भी हाँ बोलता है। तभी बोलता है कि बदरंग थोड़ा देखो, फिर मैं आपको आपको ट्रबल करूँगा कि आप मेरा नाम नॉमिनेट करें कि मैं यहाँ पे इनर सेक्ट में जा सकूँ। अगर मैं यहाँ पे गया तो मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। इसे देख के बहुत शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक्सेप्शन कर लूँगा कि तुम्हें हेल्प करूँ और तुम डायरेक्टली इनर सेक्ट में जा सको। यहाँ पे हांजो बोलता है कि ठीक है ब्रदर हान, फिर थैंक यू। और इन लोगों के बीच अच्छे से बात हो जाता है। फिर एल्डर हॉल में यहाँ पे वार्डन लेके आ जाता है और बोलने लगता है कि ये कल्टीवेटर है जो कि नाइन्थ लेवल के क्यूआई रिक्वायरमेंट में आ चुका है, वो ज्वाइन करना चाहता है एल्डर। और पूछने लगता है कि चलो
इसकी स्पिरिचुअल रूट दिखाओ। एल्डर जैसे पूछता है कि इसकी स्पिरिचुअल रूट दिखाओ। हांजे शॉक हो जाता है क्योंकि इस बंदे की वो कल्टीवेशन जान नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिश रीलम में होता है। यहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है कि एल्डर थोड़ा रुके, फास्ट एल्डर आए नहीं क्या? जो एल्डर होते हैं बोलते हैं कि नहीं। यहाँ पे हांजे मन में सोच रहा होता है कि अभी मुझे चेक करने वाले हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास 6 एट्रीब्यूट है, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाएगा, इससे मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो सिस्टम इसे करके थोड़ा रिड्यूस कर दो, जैसे कि मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तभी सडनली हमें दिखाया जाता है कि वो जो वार्डन होता है बोलने लगता है कि एल्डर देखो, इस बंदे के पास थंडर स्पिरिचुअल रूट है, इसे इनर सेक्ट में डालने की कोशिश करो। वो एल्डर भी बताते हैं ये तो रेयर है। और वार्डन बोलने लगता है कि ब्रदर प्लीज़ दिखाओ अपने थंडर को। जैसे बताते हैं हाँ जी, यहाँ पे थंडर, फायर और विंड स्पिरिचुअल रूट को दिखाते हैं, जिस वजह से इनकी तो होश ही उड़ गई होती है। बोलते कि 3 स्पिरिचुअल रूट, क्योंकि यहाँ पे किसी-किसी बंदे के पास एक ही होता है। और हांजे को यहाँ पे पील मिल गया होता है, सेक्स पास मिल गया होता है, स्टोरेज बैग मिल गया होता है, मतलब यहाँ का रोब मिल गया होता है और 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिल गया होता है। बाकी के सारे रिक्वायरमेंट उसे मिल गए होते हैं। और इसके बाद इन्हें एक रूम में छोड़ के ये दोनों यहाँ से खुश होके चले जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जैसे फास्ट एल्डर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे तुम्हें इनर सेट लेने के लिए, तब तक रेस्ट करो, जब तक न्यूज़ आ जाती है मैं तुम्हें बुला लूँगा। हाँ जो चुपचाप उनकी बात सुनता है और काफ़ी खुश हो गया होता है। बोलने लगता है कि मुझे जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, क्या इसमें मेरी कल्टीवेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? सडनली उसकी आँखें के आगे कुछ आता है, जो कि फायर की स्पिरिचुअल किवाई होता है। वो यहाँ पे बोलता है कि ओल्ड मैन थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए इतने बढ़िया प्लेस देखने के लिए। जब तक फास्ट एल्डर नहीं आ जाते, मैं अपनी फायर स्पिरिचुअल किवाई को 9th लेवल की क्यूआई रिफायरमेंट में पहुंचा देता हूं। कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कल्टीवेशन जो होती है, कुछ कुछ कल्टीवेटर एक ही टेक्निक को करते हैं, और जो कल्टीवेशन करते हैं एक ही टेक्निक को वो आसानी से कल्टीवेट कर पाते हैं। लेकिन हांजे के केस में 6 एलिमेंट को वो कल्टीवेट करेगा, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। लकीली इसके पास टॉप नॉच रूट है, जिस वजह से जो गैप होता है हांजे उसे जल्दी ही कवर कर लेता है। और हांजे यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लाइफ स्पान, क्योंकि जैसे उसे सिस्टम मिला था सबसे जो पहली चीज़ उसके माइंड में आया था, सबसे लॉन्जिविटी लाइफ, क्योंकि पिछले लाइफ में वो मर गया था। इस लाइफ में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि थर्ड लाइफ उसे मिलेगा कि आइडिया नहीं। इसी वजह से इस लाइफ में वो फेम फॉर्चून कुछ नहीं चाहता, ना ही ब्यूटी चाहता है, वो बस बहुत ज़्यादा टाइम तक जीना चाहता है। जैसे ही वार्डन आता है वो देखने लगता है कि वो बोलता है कि मैं यहाँ पे हाफ ईयर लेट आ गया हूँ, क्योंकि फास्ट एल्डर जो है अभी आ चुके हैं। वो बोलने लगता है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम बिल्कुल भी यहाँ से गए नहीं हो, खाली कल्टीवेट कर रहे हो। और मन में सोच रहा होता है कि इसका ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हाँ जो यहाँ पे हाफ ईयर में ही क्यूआई रिफायर यहाँ पे क्यूआई रिफायरमेंट के 9th लेवल पे फायर कल्टीवेट को पहुँचा चुका होता है।